स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी जैकोबियन इन कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स। हम अपने कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स का टॉपिक ही आगे लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा कर्विलीनियर जैकोबियन होता है, जैकोबियन बेसिकली होता ही एक सिस्टम, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के विद रिस्पेक्ट टू लिया जाता है। बेसिकली जैकोबियन एक डिटर्मिनेंट होता है उसी सिस्टम के, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स का एक मैट्रिक्स होता है और उसका डिटर्मिनेंट जब हम निकालते हैं तो उसे हम जैकोबियन कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है हमारे जैकोबियन की। ठीक है, इसके जैकोबियन से आप सब वाकिफ़ हैं, इतना ज़्यादा जैकोबियन पे नहीं जाएंगे। ठीक है, हम ये देखेंगे कि जैकोबियन को हम हमारे कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स में कैसे करते हैं। तो सिंपल, हमने फिलहाल इसका डेरिवेटिव अप्लाई कर, इसका मैट्रिक्स का जैसे डिटर्मिनेंट आप लेते हैं, आपने वैसे ही डिटर्मिनेंट ले लेना है। ठीक है, हाँ जी, तो हमने फाइंड करना है जी जैकोबियन। तो जैकोबियन के लिए वो जो मैट्रिक्स हमने फाइंड करना है उसके लिए हम देख लेते हैं कि हम उसका डिटर्मिनेंट किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके डिटर्मिनेंट के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास पहली वैल्यू आ जाती है, फर्स्ट वैल्यू पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल u1 एज इट इज़, और फिर हमारे पास आ जाएगा पार्शियल y पार्शियल u2 पार्शियल z पार्शियल u3 माइनस पार्शियल z पार्शियल u2 पार्शियल y पार्शियल u3। ठीक है, उसके बाद माइनस का साइन, पार्शियल y ओवर पार्शियल u1 पार्शियल x ओवर पार्शियल y2 पार्शियल z ओवर पार्शियल u3 माइनस partial x over partial u3 and partial z over partial u2। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है प्लस पार्शियल z ओवर पार्शियल u1 पार्शियल x ओवर पार्शियल u2 पार्शियल y पार्शियल u3 माइनस पार्शियल x पार्शियल u3 पार्शियल y पार्शियल u2। ठीक है, हमने जस्ट एक सिंपल सा हमने मैट्रिक्स का एक डिटर्मिनेंट ले लिया है। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट निकालने के बाद अगर आप देखें तो हमारे पास जो टर्म है पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल u1 पार्शियल y ओवर पार्शियल u1 और पार्शियल z ओवर पार्शियल u1, इन सब में बेसिकली अगर हम वेक्टर के लिहाज से देखें तो ये वाला एक डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो कैसे कि ये वाली वैल्यू इसके साथ, ठीक है, फिर ये वाली वैल्यू इसके माइनस वाले के साथ, ठीक है, और फिर सिमिलरली ये वैल्यू इसके साथ आ रही है। ठीक है, तो अगर मैं इन सब टर्म्स को बिल्कुल वैसे ही वेक्टर फॉर्म में लिख लूँ तो हमारे पास आ जाएगा पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल u1 आई हैट प्लस पार्शियल y ओवर पार्शियल u2 j हैट प्लस पार्शियल z ओवर पार्शियल u3 k हैट। ठीक है, और इस वैल्यू का डॉट प्रोडक्ट आ रहा है किसके साथ, आगे फर्दर हमारे पास वैसे ही आप ये वाली वैल्यू लिखेंगे, आप ये वाली वैल्यू लिखेंगे विद आई हैट, फिर ये वाली वैल्यू विद द माइनस साइन, ये वाली वैल्यू जे हैट के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये वाली वैल्यू लिखोगे के हैट के साथ। ठीक है, तो अगर आप इस वैल्यू को देखो, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास क्या बनती है, आपकी पार्शियल वेक्टर आर ओवर पार्शियल, सॉरी ये सब u1 है, मैंने गलती से u2 u3 डाल दिए हैं,
ये सब U1 है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो उसके बाद आपका अगर आप देखें तो ये पार्शियल R, ठीक है, पार्शियल ओवर पार्शियल U1 वहाँ से कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास बाकी बचता है xi प्लस yj प्लस z के, जो कि इक्वल होता है वेक्टर R के। तो वेक्टर R डॉट जो वैल्यू अंदर बनती है वो भी बेसिकली आप उसको भी चेक करें तो वो पार्शियल वेक्टर R ओवर पार्शियल U2 क्रॉस प्रोडक्ट बनता है वेक्टर पार्शियल R ओवर पार्शियल U3 का, ठीक है। तो आप इस टर्म को ले सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ से हमारे पास यहाँ से यूनिट वेक्टर वाली डेफिनेशन से हम इसमें पुट कर सकते हैं कि ये वैल्यू होती है H1 E1 हैट या EU1 हैट, ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट H2 EU2 हैट क्रॉस प्रोडक्ट H3 EU3 हैट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाती है हमारे पास वैल्यू। अब आप ज़रा यहाँ से देखें, हमने स्केलर फैक्टर्स को क्या किया है कि हमारे पास जो स्केलर वैल्यूज़ थी H1 H2 H3 उनको हम एक साइड पे ले आए और वेक्टर क्वांटिटीज़ को हमने अंदर रखा। तो E2 E3 के साथ हमने क्रॉस प्रोडक्ट लें तो E1 आ गया। अच्छा, और इन दोनों का लें तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, हमारे पास हमारी वैल्यू 1 आ जाएगी E1 डॉट E1 के साथ, ठीक है। अच्छा, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे E1 E2 है, आप EU1 हैट की बात करो या फिर E1 हैट लिखो, एक ही बात है, ठीक है। इसी तरह से EU2 हैट की बात करो या E2 हैट या E3 लिख लो या EU3 लिख लो। यहाँ पे E1 E2 E3 इसलिए किया है ताकि हमें लिखने में ज़रा थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई जैकोबियन की वैल्यू इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ से आप किसी भी स्केल फैक्टर में इनकी वैल्यूज़, किसी भी स्पेशल केस के लिए इनकी वैल्यूज़ निकाल के आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास आपने स्केल फैक्टर की हर कोऑर्डिनेट में वैल्यू निकाली है। तो इसी के स्पेशल केसेस सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल और कार्टियन आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, इसके बाद है हमारे पास किसी भी वेक्टर को किसी उस फॉर्म में कन्वर्ट करने का फार्मूला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। ओके जी, जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हमारे फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं रो फाई जी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमारा काम ये होता है कि हमारे पास वैल्यूज़ हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ठीक है, हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं। चलें जी, हम कहते हैं कि हमने किसी भी वेक्टर है तो वेक्टर हमारे पास आपको गिवन है, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी, ठीक है, आई हैट प्लस वाई स्क्वायर जे हैट प्लस 2z के हैट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि इस वेक्टर को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में करना है। तो किसी भी वेक्टर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में करने का तरीका क्या है कि हमने x y की जगह, हमें पता है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जो हमारे पास x की वैल्यू होती है वो होती है रो कोस फाई, ठीक है। इसी तरह से y की वैल्यू होती है रो साइन फाई, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास z की वैल्यू होती है जी इज इक्वल्स टू z, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे। जब हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते हैं तो फिर भी हमारा वेक्टर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी आई जे के में हमारी जो पोजीशन, हमारे जो यूनिट वेक्टर्स आ रहे हैं वो अभी भी हमारे पास आई जे के की पोजीशन में आ रहे हैं, ठीक है। किस पोजीशन में, आई जे और के टर्म में आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं आई जे के को भी हम क्या करें, हम उनकी पोजीशन यूनिट वेक्टर्स, सिलेंड्रिकल के यूनिट वेक्टर्स में कन्वर्ट कर दें। अगर हम कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में जनरली लेके चलें तो ई रो हैट, ई फाई हैट और ई जी हैट, ये निकाले थे आप लोगों ने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के, हमने यूनिट वेक्टर्स निकाले थे ये लास्ट लेक्चर्स में, ठीक है। तो पिछले पार्ट में जब हम ये निकाल रहे थे तो यहाँ से हमने इनकी वैल्यूज़ निकाली थी, अगर आपको याद हो तो उन वैल्यूज़ को अगर आप देखो थोड़ा सा, ठीक है, तो वो वैल्यूज़ हमारे पास कुछ ये आती हैं कि ई रो हैट हमारे पास कोई टर्म बनती थी हैट इक्वल है सम टर्म
आई हैट प्लस सम टर्म जे हैट। सिमिलरली इफ आई हैट इक्वल है सम कोई वैल्यू आई हैट प्लस कोई वैल्यू और फिर जे हैट, और फिर हमारे पास टर्म आती है ई जी हैट इज इक्वल्स टू के हैट। यानी अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास ई जी हैट की के हैट की वैल्यू आ गई। अगर आप इसको थोड़ा सा देखें, ब्रीफली देखें, तो हमारे पास बेसिकली हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसकी वैल्यूज़ हम देख लें कि वैल्यूज़ हैं क्या, ठीक है। आप इनकी वैल्यूज़ याद भी रख सकते हो और कैलकुलेट भी की जा सकती हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास वैल्यू है ई रो हैट की है जी कोस फाई आई प्लस साइन फाई जे, ठीक है। फिर उसके बाद ई फाई की है साइन फाई कोस फाई और प्लस 0 के हैट यहाँ पे, और यहाँ पे भी प्लस 0 के हैट, ठीक है। और यहाँ पे आई जे की वैल्यू 0 है, सिर्फ के हैट की वैल्यू 1 है। अगर हम इस फॉर्मेशन को एक मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें जिसमें हमारे पास एक तरफ कर्विलीनियर के सिलेंड्रिकल के होंगे, सिलेंड्रिकल के यूनिट वेक्टर्स, और दूसरी तरफ कार्टियन के हों, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ बनती हैं कोस फाई साइन फाई 0 माइनस साइन फाई कोस फाई 0 0 0 1। अब देखें यहाँ से ये आ गई आई जे की। अगर मैं देखूँ कि अगर हमारे पास कोई सिलेंड्रिकल दिया हो तो हम उन सिलेंड्रिकल के यूनिट वेक्टर्स की जगह पे हम ये वैल्यूज़ पुट करके उन सबको आई जे के में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारा फॉर्म ये था कि हम कार्टियन फॉर्म से इधर को जाना है, तो लाजमी बात है ये वो मैट्रिक्स है जो ये डिसाइड कर रहा है कि कैसे जाना है। इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे जब हम इसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वो इसी ट्रांसफॉर्मेशन से होगा, ठीक है। यानी इस अगर मैट्रिक्स का मैं इन्वर्स कैलकुलेट करके इसको वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दूँ उस इन्वर्स को, तो मेरे ख्याल से हमारा आई जे के में सोल्यूशन आ जाएगा। इस मैट्रिक्स का इन्वर्स ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। ये हमने लिखा है इस मैट्रिक्स के ऊपर कि ये इसका इन्वर्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं तो ये मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है। इस मैट्रिक्स को जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आई जे और के की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ई रो ई फाई और ई जी हैट मिल जाती हैं। तो अब हमने क्या काम करना है, हमने सिर्फ इनकी वैल्यूज़ को अपने उसमें पुट कर देना है। अब यहाँ पे कुछ बताया गया कि कार्टियन कोऑर्डिनेट में कंपोनेंट वेक्टर कैसा होगा, ठीक है। फिर उसके कंपोनेंट क्या होंगे, सिलेंड्रिकल में वेक्टर क्या होगा और उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, स्फेरिकल में वेक्टर किस तरह का होगा, जनरल फॉर्म बताई गई है, और उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। वो कहता है इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है आपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। एंड दस डिटरमाइन देयर कंपोनेंट्स, यानी जब हम वेक्टर निकालेंगे तो जाहिर बात है कंपोनेंट्स भी हमें मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें सिलेंड्रिकल में पता है कि एक्स वाई और जी की वैल्यू क्या होती है। अब हमने देखना है कि हमारे पास आई जे और के की वैल्यू क्या आती है। के की यहाँ से आ गई, ई रो और ई फाई की हमने इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके आई और जे की वैल्यूज हमने निकाल ली, ठीक है। फिर ये सब वैल्यूज़ जब हम अपने वेक्टर ए में हमने एक्स वाई जी आई जे के सब वैल्यूज़ पुट कर दी, तो इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के बाद यानी ई रो हैट की वैल्यूज़ अलग, ई फाई की अलग और ई जी हैट की अलग करने पे हमें ये वेक्टर मिलता है। तो ई रो फाई हैट के साथ ये जो हमारा कंपोनेंट है ये हमारा ए रो कंपोनेंट है। ई फाई हैट के साथ ये जो हमारा माइनस के साथ कंपोनेंट आ रहा है ये आपका ए फाई कंपोनेंट है, और ये आपका ए जी कंपोनेंट है, ठीक है। इसी तरह से ये लिखे भी हुए हैं, ठीक है। उसके बाद इसी क्वेश्चन को आपने स्फेरिकल में कन्वर्ट करना है। स्फेरिकल के आपके यूनिट वेक्टर्स भी आपने निकाले थे, उन्हीं से मैट्रिक्स बना के उस मैट्रिक्स का इन्वर्स लेके आई जे के की वैल्यूज़ निकाल लें। वहाँ से निकालने के बाद आप यहाँ से पुट करके इसको सिंप्लीफाई करके उसके
वेक्टर्स निकाल लेने हैं। पीछे आपने एक प्रूफ किया था कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के सिस्टम को ऑर्थोगोनल प्रूफ किया था, तो यहाँ पे स्फेरिकल को प्रूफ किया गया है। कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पे आराम से बिल्कुल वही सेम प्रोसीजर है जो उसके लिए किया था। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रेडियंट ऑफ कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। ग्रेडियंट से पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे डेल ऑपरेटर पे। तो आप डेल ऑपरेटर के बारे में क्या जानते हैं? डेल ऑपरेटर अगर आपको याद हो तो हम सिर्फ और सिर्फ कार्टियन कोऑर्डिनेट्स में करते हैं कि हमारे पास डेल ऑपरेटर होता क्या है। बेसिकली डेल ऑपरेटर में हम कहते हैं कि पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के हैट। तो जब हम किसी स्केलर फंक्शन का कहते हैं कि हमने किसी स्केलर का ग्रेडियंट लेना है, तो हमारे पास ये पार्शियल साई ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल साई ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल साई ओवर पार्शियल जी, इस तरह से ऐड होता है हमारा स्केलर। ठीक है, तो अब भी हमने सिमिलर फंक्शन की तरफ जाना है। हमने क्या करना है, अब हमें ये तो पता है कि हमारा जो भी आएगा डेल साई के साथ, ठीक है, हमारा आंसर आएगा कोई F1 E1 हैट प्लस F2 E2 हैट, ठीक है, प्लस F3 E3 हैट। अब हमें नहीं पता कि हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं F1, F2 और F3 ये क्या है। हमने खुद से एक डेल साई मतलब ग्रेडियंट ऑफ साई खुद से सपोज कर लिया है। ठीक है, अब हमने इस F1, F2 और F3 की वैल्यूज़ निकालनी है। तो इनकी वैल्यूज़ बड़े सिंपल मेथड से वो निकाल रहा है। वो कह रहा है कि साई हमारे पास स्केलर फंक्शन है किसका, U1, U2 और U3 का। ठीक है, अगर ये इन तीन का स्केलर फंक्शन है तो इसके ऊपर डेल साई डी साई के ऊपर मैं एक वैल्यू अप्लाई की जा सकती है। क्या, जब मैं तो यहाँ पे चेन रूल लग जाएगा कि पार्शियल साई ओवर पार्शियल U1 डी U1 प्लस पार्शियल साई ओवर पार्शियल U2 डी U2 प्लस पार्शियल साई ओवर पार्शियल U3 डी U3। ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वैल्यू होती है जो आपका ऑथर लेके जा रहा है, ठीक है, वेक्टर आर के लिए। ठीक है, तो उसने वेक्टर आर के लिए भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर के करस्पॉन्डिंग जो है हमारा फाइंड कर लिया कि वेक्टर आर भी U1, U2, 3 का फंक्शन है, उसका भी डी वेक्टर आर फाइंड कर लिया हमने। ठीक है, उसके बाद इसी डी वेक्टर आर में हमने H1 E1 की फॉर्म में पुट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, एक वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ से हमें एक कंडीशन पता है कि हमारे पास जो डेल साई होता है, अगर हम डेल साई का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं डी वेक्टर आर के साथ, ठीक है, तो हमारे पास इक्वल आता है वो डी साई के। ठीक है, आगे कंडीशन लिखी गई है कि अगर हम ये डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये डी साई के इक्वल होता है। तो अगर हम डी साई की वैल्यू देखें तो डैट मीन्स ये डी साई की वैल्यू इस डॉट प्रोडक्ट के इक्वल है। लेकिन अगर मैं ये डॉट प्रोडक्ट निकालूं हमारी गिवन सिचुएशंस के हवाले से, क्योंकि हमें डी वेक्टर आर हमारे पास गिवन है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, डी वेक्टर आर गिवन है, और इसी के साथ अगर हम इक्वेशन ए देखें तो डेल साई भी हमने सपोज किया है। तो इन दोनों का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूँ तो मेरे पास वैल्यू बनती है ये, ठीक है, और ये इक्वल आती है इस वैल्यू के। अब अगर हम दोनों में देखें तो DU1, DU2 और DU3 के साथ के कंपोनेंट आ रहे हैं, तो इनके कोफिशिएंट्स को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास कुछ ये वैल्यूज़ बनती हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू बनती है। अब यहाँ से हम F1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, सिमिलरली यहाँ से F2 की, ठीक है, सिमिलरली F3 के लिए, और फिर इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन ए में पुट कर दें तो हमारे पास डेल्टा साई यानी ग्रेडियंट ऑफ कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स की डेफिनेशन हमें या रिप्रेजेंटेशन हमें मिल गई। और इसी के साथ हम डेल ऑपरेटर की रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डेल ऑपरेटर का भी पूछ लिया जाए तो आप सिमिलर वर्जन में सिमिलर ग्रेडियंट वाला यही वाला प्रूफ लिखेंगे, लेकिन एट द एंड आप सिर्फ डेल ऑपरेटर को कह देंगे। ठीक है, उसके बाद इसी के स्पेशल केसेस हैं। ठीक है, अब इसी में ही आप क्या कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए
स्फेरिकल के लिए और कार्टेशियन के लिए डिफरेंटली आप इनको मेजर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद वो कुछ अहम रिजल्ट बता रहा है कि अगर मैं ग्रेडियंट u1 वैल्यू का ग्रेडियंट लूँ, ठीक है, u1 वेरिएबल का u1 खुद का ग्रेडियंट लें, तो हमारे पास सिर्फ आंसर जो है वो क्या आता है, h1/h1 बेसिकली हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो कहता है हमारे पास आ गया डेल्टा u1 का 1/h1 E1। सिमिलरली डेल्टा 2 के लिए हम यहाँ से ये वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी अगर आप यहाँ से देखो तो मैं यहाँ से E1 को एक और रिप्रेजेंटेशन दे सकती हूँ कि मेरे पास ये जो E1 हैट है ये इक्वल है h1 डेल्टा u1 के, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली डेल्टा u3 के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वैल्यूज़ आ जाता है डाइवर्जेंस का, ठीक है, डाइवर्जेंस इन कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स के डाइवर्जेंस की वैल्यू क्या होती है इन कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो हमारा डाइवर्जेंस है उसमें हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा वेक्टर ए की वैल्यूज़ कोई a1 E1 a2 E2 और a3 E3 हैं, ठीक है। इसका जब डाइवर्जेंस लेना है तो डैट मीन्स इस वैल्यू का अलग आएगा, इसका अलग और इसका अलग, ठीक है। तो हम इनमें से सबसे पहले किसी एक को कंसीडर कर लेते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली हम पहले क्रॉस डॉट प्रोडक्ट ये सब चीज़ें खोलेंगे, फिर अपने वही पुराने फार्मूले लगाएंगे और कुछ आंसर एट द एंड हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो E3 को सबसे पहले हमने E1 क्रॉस E2 की फॉर्म में लिखा है। फिर हमने क्या किया है, E1 और E2 की डेफिनेशन लगाई है, लेकिन किस फॉर्म की, ये जो अभी हमने स्पेशल केस हमने क्राइटेरिया डेफिनेशन की है, यहाँ से हमने ये डेफिनेशन जो है हमने अब पुट की है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, E1 की जगह पे h1 डेल्टा u1, E2 के लिए h2 डेल्टा u2। तो h1 h2 स्केलर वैल्यूज़ हैं, तो ये a3 के साथ अटैच हो जाएंगी और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा क्योंकि ये दोनों वेक्टर वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ से देखें हमारे पास एक फॉर्म बन गई है स्केलर मल्टीप्लाई वेक्टर और उसका डाइवर्जेंस। तो इसके ऊपर वो आपका 12 फार्मूलाज में से वो फार्मूला लग सकता है कि डाइवर्जेंस ली जा रही है एक स्केलर और वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन की। तो वहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट, ये फार्मूला हमने ओपन कर लिया, ठीक है। वो फार्मूला ओपन करने के बाद अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, इसकी टर्म जीरो होगी क्योंकि आपको पता है जब डेल डॉट क्रॉस प्रोडक्ट में डेल ऑपरेटर यूज होता है तो वो हमेशा उसकी वैल्यू ज़ीरो आती है, ठीक है। हमेशा उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो यहाँ पे भी यही हुआ, हमारे पास ये वैल्यू जो है ये ज़ीरो हो गई, तो हमारे पास ये वैल्यू बच गई यहाँ से। अब यहाँ से इसका ग्रेडियंट आ रहा है तो इसके ग्रेडियंट की डेफिनेशन हमने ऊपर ग्रेडियंट निकाला है, वो ग्रेडियंट की डेफिनेशन यहाँ अप्लाई कर दें, ठीक है। ये हमने अप्लाई कर दी और यहाँ पे इस क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आ रहा है वो इस क्रॉस प्रोडक्ट के साथ आ रहा है, तो हम यहाँ पे दोबारा से वो डेफिनेशन अप्लाई कर देते हैं कि जो हमने पहले ली थी कि E1/h1 E2/h2, इसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया डेफिनेशन से। फिर इनका जब क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो h1 और h2 स्केलर हैं तो वो तो एज इट इज़ बाहर आ जाएंगे, E1 क्रॉस E2 हमारे पास E3 बनता है। अब इस वैल्यू का डॉट प्रोडक्ट ले लें, इसके साथ भी, इसके साथ भी और E3 के साथ भी। तो जब इसका डॉट प्रोडक्ट E1 के साथ आएगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा, इस E2 के साथ भी ज़ीरो। क्यों? क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स, ये ऑर्थोगोनल सिस्टम होता है, ठीक है। और सिर्फ E3 के साथ इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, बचेगी कौन सी वैल्यू, सिर्फ ये वाली। और अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। इसी तरह से हम बाकी के पार्ट्स भी कर सकते हैं। बाकी के पार्ट्स करके हमने उनके डाइवर्जेंस की एक फुल फॉर्म लिख ली, ठीक है। और फिर इसी तरह से इसके स्पेशल केसेस किए जा सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, इसके स्पेशल केसेस करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है वो है जी लैप्लाशियन। लैप्लाशियन इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें बिल्कुल सिंपल है। लैप्लाशियन का आपको पता है कि डेल स्क्वायर फाई होता है। डेल स्क्वायर फाई को हम डेल डॉट डेल फाई भी लिखते हैं। डेल फाई की वैल्यू आपको पता है कि क्या होती है। आप पहले ग्रेडियंट की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे और उस ग्रेडियंट के ऊपर हम डाइवर्जेंस की डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास लैप्लाशियन की वैल्यू आ जाएगी। और फिर इसी तरह से इस लैप्लाशियन के स्पेशल केसेस, ठीक है।